बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। चाचा और फ्यूल चाचा इज बैक। द रूल ऑफ थंब मतलब थंब रूल का क्या मतलब मिल रहा था, अगर स्टैंडर्ड से कम बना रहा है ना, इसको सब में बांट दो, उसका सामान सेफ रहे, बर्बाद ना हो। Commerce graduate, how are you all? So welcome back to the channel guys। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नए टॉपिक को जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या टॉपिक्स है जो आज तुम्हारी निहारिका दीदी तुम्हें समझाने वाली है। एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे टॉपिक्स, एक टॉपिक बोल रही हूँ और ऐसे टॉपिक्स बोल रही हूँ, मतलब ऐसे दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर तुम्हारे एग्जाम में उससे क्वेश्चन ना आए तो समझ लेना तुम्हारा पेपर यस। सो हम स्टार्ट करेंगे आज अपने दो टॉपिक्स के साथ। और तुमने ना अपने 12th क्लास में इनको पढ़ा है, कॉमर्स में एकदम रटा है कॉमर्स में, और जो साइंस वाले बच्चे हैं तुम्हें मैं आज रटा दूंगी। ठीक है बेटा जी, तो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक्स है आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर एंड हेनरी फ्यूल, है ना। तो जो 12th कॉमर्स वाले बच्चे हो उनकी तो यादें एकदम ताजा हो गई होंगी और सोच रहे होंगे ओके हमारे ये दोनों चाचा, टेलर चाचा और फ्यूल चाचा इज बैक यस। बट जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको मैं ये बता दूं कि जैसे तुम वहां पे न्यूटन चाचा के बारे में पढ़ते थे ना, वैसे ही मैनेजमेंट में हमारे ये दो चाचा हैं। मतलब इन्होंने मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने सिखाया एक मैनेजर को कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं और उसके लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ गाइडलाइंस दी। समझ गए? उन्हीं गाइडलाइंस, उन्हीं प्रिंसिपल को आज हम पढ़ेंगे कि ये हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनते जाओ। तुम्हें अगर एक ही जगह सारे नोट्स चाहिए, शॉर्ट में, क्रिस्प में, प्लस प्रीवियस ईयर मेरे यहाँ क्या पूछा जाता है, पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बता दो, मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मेमोरी ट्रिक्स चाहिए और क्या लास्ट डे रिवाइज करके जाए, एग्जामिनर क्या क्या चेक करेगा, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस पीडीएफ में। तो ये प्रीमियम नोट्स आप ले सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने इन दोनों महारथी के कंट्रीब्यूशन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि जो टेलर हैं, ठीक है, टेलर यहाँ पे वो टेलर चाचा नहीं है जो सिलाई करते हैं, ये F.W. टेलर हैं जिनका एक्सपीरियंस रहा है मैनेजमेंट में। और इन्होंने ना बोला कि तुम लोग ना ये जो, मतलब एक चीज बोले जा रही हूँ, तुमने शायद सुना होगा कि तुम लोग जो ये बॉडमो की तरह कुछ भी करते रहते हो ना मैनेजमेंट में, ऐसे नहीं चलता। तो कैसे चलता है? चलने के लिए इन्होंने बोला कि भाई दिमाग लगाओ, साइंटिफिक तरीके से मैनेज करो। ऐसे नहीं कि ये ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो, इसमें इतना समय लगा दो, उसमें इतना समय लगा दो। इन्होंने बोला ऐसे वैसे नहीं चलेगा। आपको मैनेजमेंट करना है ना तो साइंस यूज करनी चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक यूज करनी चाहिए। एक काम करने को कितना सेकंड लग सकता है वो फाइंड आउट करो और हर वर्कर को बोलो उतना ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन। इसीलिए बेटा याद रखना, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मेथड दिए थे हमें। ठीक है, ऐसे मेथड जो ट्रायल एरर पे नहीं थे, करो खराब हो गया दूसरा करो, दूसरे मेथड से करो, खराब हो गया तीसरे मेथड से करो, जो जम जाए उससे करो। नहीं, इन्होंने बोला आप पहले साइंटिफिक तरीके से मेथड पता लगाइए, उसके बाद वही मेथड लागू कर दीजिए, सबको वैसे ही करना है, नो झंझट। तो ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। इन्होंने हमारे फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया। याद करने वाली बात है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया, याद रखना। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। मुझे एग्जैक्टली पता है कि आदमियों को क्या करना है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें कितने बॉक्स बनाने हैं, क्योंकि साइंटिफिकली मैंने पता लगा रखा है कि इतने बॉक्स इतने समय में बन जाएंगे। 30 मिनट में तुम 30 बॉक्स बना सकते हो, एक बॉक्स को बनाने में 1 मिनट लगता है। मैंने
साइंटिफिक रिसर्च करके पता लगा लिया है, ठीक। तो इन्होंने बोला कि हर काम को करने का एग्जैक्ट तरीका होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है आपको पता होना चाहिए कि आप आदमियों से क्या कराना चाहते हो, और ये देखो कि वो काम को बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट, बिना ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड करे। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब है हमें पता है एग्जैक्टली कि आदमियों से क्या काम कराना है, और ये देखना है कि वो उस काम को उसी तरीके से कर रहे हैं, बेस्ट तरीके से कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में। क्लियर है, याद हो गया। चलो बाकी जो बीएसटी पढ़ के आए हो ना, तुमको मुझे पता है याद है, बट ये थोड़ा सा फॉर साइंस वालों के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे क्वेश्चन आएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था, कौन कौन सी गाइडलाइंस दी इन्होंने। सबसे पहले बोला साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। मतलब थंब रूल का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब ये जो ट्रायल एरर करते हो ना, ऐसे करके देखो, अच्छा ऐसे बॉक्स नहीं बन रहा है, चलो हटाओ, वेस्ट हो गया, हटाओ, ऐसे बना के देखो, ऐसे भी नहीं बन रहा, अरे हटाओ, ऐसे बना के देखो, ऐसे भी नहीं, ये सब इन्होंने बोला नहीं करना है, एग्जैक्ट मेथड आप पता लगाइए, ठीक है जी, ओके। तो इन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुराने मेथड हैं, उनको साइंटिफिक लॉजिकल मेथड से रिप्लेस करें ताकि काम एफिशिएंटली हो जाए। दूसरा प्रिंसिपल दिया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि जो भाई मैनेजमेंट और वर्कर है ना, भाई पीसफुली काम करो ना, लड़ते झड़ते क्यों तुम लोग, ठीक है। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों में आपस में हार्मनी मेंटेन करें, कॉन्फ्लिक्ट्स मत करो भाई, लड़ो नहीं। इनको भी पता था लड़ोगे झगड़ोगे काम होगा खराब, तो इन्होंने एक प्रिंसिपल ये भी दे दिया कि भाई दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों लोग एक दूसरे को समझो। मैनेजमेंट तुम समझो, वर्कर काम नहीं करेगा तो तुम पैसा नहीं कमाओगे, और वर्कर तुम समझो, अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे, मैनेजमेंट पैसा नहीं कमाएगा तो तुम्हें क्या देगा। तो साथ साथ काम करना है भाई, समझे। दूसरा प्रिंसिपल दिया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो है ना एक साथ काम करेंगे गोल्स को अचीव करने के लिए। ये ना इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन था कि जब पीसफुल होगा इन्वायरमेंट, साथ में रहेंगे, कॉपरेट करेंगे ऑफ कोर्स, तो ये था कि अलग अलग नहीं भागना, कि मैनेजमेंट अपने बारे में सोचे, वर्कर अपने बारे में सोचे, ये इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वो कौन सी लाइन आगे, साउथ इंडियन है, तो कॉपरेशन करना है, ठीक है, मिलजुल के काम करेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है मुझे भी नहीं पता, अरे मुझे मेरा मैनेजर उस पोटेंशियल तक ले जाएगा, मुझे उसका ट्रेन करेगा, डेवलप करेगा, चीजें सिखाएगा ताकि मैं वो कर पाऊं जो मैं एग्जैक्टली कर सकती हूँ। तो यही प्रिंसिपल था कि एम्प्लॉय को आप इतना प्रॉपर सिलेक्शन करिए, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें ग्रूम करिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए और अपना बेस्ट दे पाए। तो याद हो गए सारे प्रिंसिपल, क्या क्या प्रिंसिपल है, ये साइंटिफिक तरीके से करना है, ट्रेडिशनल मेथड हटाओ, दैट इज यस। नेक्स्ट क्या है, आई नो तुमने बोल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब पीसफुल तरीके से करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। फिर इसी से एक्सटेंडेड निकला इंडिविजुअलिज्म एंड कोऑपरेशन, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, कोऑपरेशन, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। चलो बात हो गई पक्की, अब आते हैं तुम्हारी टेक्निक्स पे, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हमें दी गई। सबसे पहले बेटा आता है तुम्हारा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप जो भी बच्चे हो सब रिवाइज कर लो। इसमें क्या होता है, टेलर ने ना लोअर लेवल पे ज्यादा फोकस करके सारे प्रिंसिपल दिए। तो इन्होंने देखा यार कि जो लोअर लेवल के सुपरवाइजर है ना, वो हर चीज नहीं कर सकते। तुम सोचो एक सुपरवाइजर, जैसे मान लो मेरे को सुपरवाइजर बनाओ, चलो मैं अब ये सोचो कि मशीन भी रिपेयर कर दूं, वर्कर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूं, वर्कर को डिसिप्लिन में भी रख दूं, ठीक है, टाइम भी देख लूं, प्रोसेस भी देख लूं, क्या मैं सब कुछ कर लूंगी? ये अगर कर भी रही हूं तो क्या मैं सब में अच्छी होंगी? ऑफ कोर्स नॉट यार, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए बोला कि जो ये सुपरवाइजर्स है ना, इनको कैटेगरी में डिवाइड करो। मतलब आर्ट स्पेशलिस्ट क्रिएट करने की बात कर दी इन्होंने, इतना डेप्थ में तुम्हें अभी नहीं जाना है, बीएसटी में पढ़ के आए हो। आर्ट स्पेशलिस्ट कह दी कि कर दो, 4 इधर 4 इधर, एक प्लानिंग के स्टेज पे रहेंगे, एक एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तुमको याद आ रहा है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ये सारी चीजें याद आ रही है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है।
तो ये इन्होंने बोला कि जो सुपरवाइजर है उनकी 8 कैटेगरी बनाएंगे और 8 में अलग अलग काम जो है सब लोग देखेंगे। जैसे एक रिपेयर बॉस है वो सिर्फ ये देखेगा मशीनरी की रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही है। एक गैंग बॉस है वो सिर्फ देखेगा चीजें एक सीक्वेंस में चल रही है या नहीं चल रही। एक डिसिप्लिन वाला है वो ये देखेगा कि चीजें डिसिप्लिन में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने स्पेशलिस्ट बना दिए लोअर लेवल पे, और यही था इनका पहला टेक्निक जो इन्होंने दिया मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए। तो स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर बनाए जो गाइड करेंगे वर्कर को अलग अलग एक्टिविटीज में, तुम्हें ये याद रखना है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बहुत ही आसान, इन्होंने बोला कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। ये बॉटल बनेगी तो बिल्कुल ऐसी बनेगी और सबको ऐसी ही बनानी है, इसी शेप की, इसी साइज की, कोई भी बदलाव किसी के में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड सेट हो गया, सब लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को देख के काम करेंगे, चीजें एक जैसी बनेंगी, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा इन्होंने बोला कि काम को सिंप्लीफाई कर दो, मतलब जो ऐसे टास्क है जो अननेसेसरी हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी उनको हटाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क को ही करेंगे। तो ये भी इन्होंने बोला कि टूल्स, मैथड, प्रोसीजर को यूनिफॉर्म कर दो, स्टैंडर्ड कर दो, जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो और काम करने के तरीकों को सिंपल बना दो। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। ये एक और टेक्निक दी इन्होंने जिसमें कहा इन्होंने कि हर काम को करने का ना एक बेस्ट मेथड होता है और हमें वो बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है। इस बॉटल को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक ऐसा मेथड होगा जिससे मेरी कॉस्ट भी कम आएगी, बॉटल भी जल्दी बन जाएगी। तो मुझे वही मेथड पता लगाना है और सारे वर्कर से उसी मेथड के थ्रू काम करवाना है, ठीक है, जिससे सिस्टमैटिक वे में हम चीजें कर पाए। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी कहता है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट है ना उनको आप एलिमिनेट करिए, हटाइए, जिससे लोगों के एफर्ट सेव हो और टाइम सेव हो। जैसे कि मान लो मैं बॉक्स बनाती हूँ, मैं फालतू में इधर भी जा रही हूँ, सामान उठा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर रख रही हूँ, मतलब मेरे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होगा, मैं थक सकती हूँ, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो सकते हैं। तो क्या किया जाए, सामान को इधर उधर रखने की जगह मेरे डेस्क पे रख दे, जिससे सामान मैं जल्दी उठा लूंगी, मेरा ऐसा वाला जो मूवमेंट है वो नहीं होगा, मैं ज्यादा एफर्ट्स नहीं करूंगी, मेरा समय भी बचेगा। तो इन्होंने बोला कि आप वो पता लगाएंगे। तो मोशन स्टडी में मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उनको हटाएंगे। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। ये कहता है कि हर चीज को करने का ना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। इस बॉटल को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है कि ये बॉटल 5 मिनट में बन सकती है। सारे वर्कर 5 मिनट में बनाओ, जो तुम बोलते हो ना 10 मिनट में बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम टाइम निकाल लेंगे। अब इन लोगों ने टाइम कैसे निकाला, ये स्टॉप वॉच यूज करते थे। जैसे वर्कर्स हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो 30 वर्कर को बैठा दिया, स्टॉप वॉच लगा दी, सब बना रहे हैं, अब देख रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, अरे इतने सारे लोग तो इतनी देर में बना ले, इसका मतलब ये इतनी जल्दी बन सकता है, तो फिर सारे वर्कर को इतनी जल्दी बनाना है। तो ये था स्टैंडर्ड टाइम सेट करने का, जिससे भाई टाइम ना वेस्ट हो। दूसरा है फटीग स्टडी। इन्होंने बोला कि वर्कर्स को ना रेस्ट दिया जाए, है ना, लगातार काम कराने से वर्कर थकता है, उसकी क्षमता कम होती है। तो उन्होंने बोला कि हम देखेंगे कि वर्कर कब थक रहा है, जब वो थक रहा है तो हम वहां पे फिक्स इंटरवल रखेंगे जहां पे बच्चा बोल रही हूँ, जहां पे वर्कर रेस्ट कर सकता है, जिससे वो रिचार्ज हो जाए और फिर पूरी एनर्जी से काम करे। नेक्स्ट टेक्निक दी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कि वो एम्प्लॉइज जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम ज्यादा पैसा देंगे इन कंपैरेटिव टू वो एम्प्लॉइज जो बेकार परफॉर्म करते हैं। मान लो मैं हूं और मेरा दोस्त है, ठीक, मैं बहुत शिद्दत से अच्छे से काम करती हूँ यार, मैं 100 यूनिट बना देती हूँ, और मेरा दोस्त बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है, इधर घूम रहा उधर घूम रहा है, एक आदि मतलब लड़कियां ढूंढ रहा है कि कोई मतलब उसकी महिला मित्र बन जाए, और वो सब में ना यार मजे भी कर रहा है, चिल भी कर रहा है, और सिर्फ 50 यूनिट बना रहा है। सैलरी फिक्स है, उसको भी मिल रहा है 10,000, मेरे को भी मिल रहा है 10,000, क्या फायदा मेरा इतना मेहनत करने का। मैं डिमोटिवेट होंगी कि नहीं होंगी, तुम बताओ। मैं हो जाऊंगी यार। तो जब मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, डिमोटिवेट हो जाऊंगी, तो टेलर चाचा ने बोला कि देखो नहीं यार, हम एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या जी? इन्होंने बोला तुम ज्यादा मेहनत करती हो, हम क्या करेंगे, तुम जितनी यूनिट बना रही हो, जैसे मान लो कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 100 यूनिट एक वर्कर बनाएगा ही बनाएगा, तुम 100 यूनिट बनाओगी तो 100 यूनिट का हम 50 रुपए, 1 मिनट में बताती हूँ बच्चा, 1 यूनिट का उन्होंने बोला मुझे फ्यूल दादा ने कि 50 रुपए देगा यार। तो मैंने 100 बनाई तो मुझे कितना देगा, 5,000 रुपए देने को तैयार है वो, ठीक है, 5,000 रुपए देने को तैयार है। अब मैंने उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम 100 से ज्यादा बना दोगी, जितना भी बना दो, तो वहां पे रेट हम कर देंगे तुम्हारा 60 का।
मैंने कहा वाओ, मैं 120 बना दी तो मुझे 60 के हिसाब से पैसा मिल गया। अब मेरा दोस्त, वो तो छिछोराबंदी में लगा हुआ था, उसने क्या किया, उसको लगा कि फ्यूल दादा तो कुछ कर नहीं, सॉरी टेलर दादा तो कुछ कर नहीं रहे, बट वो ये चीज भूल गया। उसने क्या करी, 50 यूनिट बनाई। अब स्टैंडर्ड से नीचे बनाया तो क्या 50 के रेट से उसको पैसा मिलेगा? नहीं भाई, स्टैंडर्ड पे 50 के रेट से पैसा मिल रहा था। अगर स्टैंडर्ड से कम बना रहा तो टेलर दादा ने बोला था जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसको हम 30 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे। तो इसको किस हिसाब से मिलेगा? 30 रुपए के हिसाब से। तब इसको कितना मिला है? 1500। डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ मेरी वेजेस उसकी वेजेस में? हो गया। अब मैं मोटिवेट हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी? हो जाऊंगी। और वो देख के भी क्या करेगा, सोचेगा भाई पैसा कमा लो, 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी भी नहीं लाएंगी, इतना बेकार हूं मैं। तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना? तो इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स तुमको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इनके एडवांटेजेस पे, क्या फायदा है वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं ना, वो एक साइंस को फॉलो कर रहे हैं, लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चीजें कर रहे हैं, थकावट हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइम फिक्स है, जिससे क्या हो रहा है बेटा, काम अच्छे से होगा, ठीक है। वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। दूसरा, कॉस्ट कम आएगी, जो भी इनएफिशिएंट यूज हो रहा था रिसोर्सेज का, जो वेस्टेज हो रहा था, हमने सब कम किया इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वालिटी अच्छी होगी, स्टैंडर्ड सेट किया है हर प्रोडक्ट के लिए, तो चीजें वैसी ही बनेंगी जैसी बननी चाहिए, तो हर की क्वालिटी बढ़िया होने वाली है। रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा बिना वेस्टेज के। क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड मूवमेंट सेट किया है, टाइम सेट किया है, रेस्ट इंटरवल दे रहे हैं, बता रहे कि कैसे बनेगा, तो बिना वेस्टेज के काम होगा। दूसरा, वर्कर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तुमने देखा मुझे ज्यादा वेज मिली कि नहीं मिली डिफरेंशियल वेज के सिस्टम के अंदर, तो वैसे ही जो वर्कर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चलो जी, ये था तुम्हारे टेलर बाबा चाचा का कंट्रीब्यूशन। अब हम आने वाले हैं तुम्हारे फ्यूल के कंट्रीब्यूशन पे। भले ही ये वीडियो तुम्हें थोड़ी लंबी लग रही हो, बट याद रखना इससे क्वेश्चन बनेगा और तुम्हें अच्छे से करके आना है, ठीक है। चलो अब हम याद करेंगे हेनरी फ्यूल के, बट उससे पहले अगर तुमने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा तब लगेगा जब तुम कर दोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो। और स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी फ्यूल के साथ। तो हेनरी चाचा ने क्या बोला, देखो हेनरी चाचा जो थे ना, ये कह रहे थे कि हम टॉप वालों को बताएंगे कैसे क्या करना। तुमने देखा ना, जो तुम्हारे टेलर थे वो लोअर लेवल पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, वर्कर्स के लिए काम कैसे करना है आसान वो बता रहे थे, सुपरवाइजर पे फोकस किया। बट ये जो है असल पे जो टॉप वाले हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, ये उनके लिए कुछ प्रिंसिपल या गाइडलाइंस दे रहे थे। चलो, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है बेटा इनको, ठीक है, क्योंकि इनकी जो भी फंक्शंस, जो भी प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकती है। मतलब जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे भी मैनेजमेंट हो रहा है, वहां पे आप इनकी जो प्रिंसिपल हैं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुनिया का भी कैफे है तो वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मतलब क्या है कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना एफिशिएंटली इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू। क्या मुझे ये याद करना है? नहीं, तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें बस मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें पता हो कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मतलब क्या। मतलब हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैनेजमेंट हो रहा है वहां पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, सिंपल एंड सॉर्टेड। चलो जी, अब आते हैं इनके 14 प्रिंसिपल पे, ठीक है। रुको पानी पी लेती हूँ। 14 प्रिंसिपल पे आएंगे। साइंस वाले बच्चों एक चीज बोल दूं, 14 प्रिंसिपल अगर लिखने को एग्जैक्ट आ गया ना, पूरे सीक्वेंस में लिख के आना, समझ गए। बीएसटी वालों को तो पता ही होगा, ठीक है। और बाकी मुझे ना कमेंट में बताओ कि तुम लोग और कौन से टॉपिक्स हैं जो चाहिए, जो अभी तक कवर नहीं हुए प्लेलिस्ट में, ताकि हम उसको भी कवर कर पाए। ओके, चलो अब आते रहो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्या कहता है? ये कहता है जो ये काम है ना, इसको सब में बांट दो। अच्छा जी, मतलब यार सारा काम एक बंदा क्यों करे, उसको वो काम दो जिसमें वो अच्छा है, वो वही काम करे। जैसे कपड़े बनाने, अब मैं खुद कपड़ा काटूं, सिलूं, ठीक है, बनाऊं, प्रिंटिंग, डाइंग, सब कुछ करूं, मान लो थक जाऊंगी। मुझे अगर सिर्फ एक काम ही दे दिया जाए कि मुझे सिर्फ कटिंग करनी है,
बाकी किसी को काम दे दिया जाए कि उसको सिर्फ स्टिचिंग करनी है, तुमको क्या लग रहा है क्या होगा? तुम बोलोगे मैम ज्यादा काम होता अलग अलग तरीके का तो आदमी का दिमाग भी उलझता। इसमें एक ही काम करना है तो सीधा बस उठाओ और करो, सिंपल। तुम्हें वो काम बार बार करोगे तो स्पीड भी आ जाएगी और तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यही बात कह दी फ्यूल ने। फ्यूल ने कहा कि जो काम है ना उसको डिवाइड करिए, ठीक है। जैसे कपड़ा भी बन रहा है, ये कपड़ा है देखो, तुम्हारे लिए मैंने क्या बनाई है, शर्ट बनाई है, पहन लेना, ठीक है। और इसमें मैं लिख दे रही हूँ निहारिका दीदी, ठीक है। तो ये शर्ट बन रही है ना बेटा, तो इसके लिए जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, जैसे इस शर्ट की कटिंग हो रही है, ये कटिंग हो गई, ठीक है, ये शर्ट की प्रिंटिंग हो रही है, ये देखो मैं क्या बना रही हूँ। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, और मैं तुम्हें बताऊँ ना, जो मेरी टीचर थी ड्राइंग की, वो भी ऐसी ही थी कि मुझे कभी ड्राइंग में अच्छे नंबर देती ही नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी और देती भी नहीं थी। और उनका एक तरीका था क्लास में कि वो पता नहीं कितनी हाइपर हो जाती थी कभी कभी, तो फालतू में थप्पड़ मार देती थी। मैं क्लास में अच्छी बच्ची थी यार, मेरी अच्छी पोजीशन आती थी, आई वॉज अमंग, उस टाइम पे मैं 3rd पोजीशन होल्डर थी जिस टाइम पे वो पढ़ा रही थी, क्योंकि 8th के बाद थी ही नहीं, उसके बाद मैं फर्स्ट आ रही थी, 8th में फर्स्ट आई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे दोस्त सब लोग बैठे हुए थे, जो तो मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, मैं पढ़ते हैं। तो मतलब मेरी फ्रेंड च्युइंगम खा रही थी और मैं कुछ नहीं खा रही थी, मतलब उसने मुझे बोला कि च्युइंगम खा लो, तो फिर बाद में लेकिन मैंने भी ले लिया, तो मैं खाने लग गई और उस मैम ने मुझे ही देख लिया, फिर आई बोली कि स्टैंड अप स्टैंड अप। तो जब स्टैंड अप बोला तो भाई मैं खड़ी हुई, मेरी दोस्त भी खड़ी हो गई, तो बोली कि तुम क्या कर रही हो, और मेरी दोस्त चालाक थी, बता उसने दिमाग लगा लिया यार, मैं नहीं लगा पाई। तो उसको बोला कि क्या खा रही हो, तो उसने बोल दिया मैं दवा खा रही हूँ, और भाई दवा खा के पानी पी गई, मतलब ऐसे नाटक करा कि दवा खा रही है, पी गई। अब मेरे से पूछे क्या खा रही हो, अब मैं तो बोल नहीं सकती दवा खा रही, भाई वो बोल चुकी है, अब मैं बंदूकों की तरह ऐसे खड़ी, और मेरी मैम बोली तू निकल, मतलब वो ऐसे बोली तू निकल बाहर। मेरी बेइज्जती, मैं निकली क्लास के बाहर, मैंने कहा क्या करेगी ये। उसके बाद मुझे ऐसे बोर्ड के सामने, ऐसे पीछे बोर्ड था, ऐसे यहाँ खड़ा कर दी, सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं। फिर आई बोली क्या खा रही थी, तो फिर भाई अब मैं कुछ बोली नहीं, मैंने कहा मैम वो बोली, तो फिर ऐसे मतलब हाथ लिए खींच के मेरे तमाचा मारा उन्होंने, लिटरली एक खींच के मेरे चाटा मारा उन्होंने। और फिर मैं मतलब ऐसे देख रही उनको, और मैं सोची मैं रो, मुझे रोना भी नहीं आ रहा है यार, मैं सोच रही हूँ मैं रो लूँ थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा होगा कि क्लास वाले बच्चे मेरे पे दया खाएंगे, और मुझे रोना भी नहीं आ रहा, मैं ऐसे खड़ी डिटो की तरह। मैंने कहा क्या ही करूँ। उसके बाद वो चली गई, उसके बाद फिर वो आई मेरे लिए चॉकलेट या टॉफी लेके, कह रही बेटा कि प्रिंसिपल मैम को मत बताना। मैंने बोला अच्छा, क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है, प्रिंसिपल मैम को मत बताना? भाई मेरे साथ ये हो चुका है, एंड इट वॉज अ इंसिडेंट। सो इसका स्टोरी से वापस आ जाओ, कोई कॉन्सेप्ट पे। वो ड्राइंग से स्टार्ट हुआ था, अभी मैं सोच रही थी कि मैंने ये बताया क्यों, चलो ड्राइंग से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये काम डिवाइड कर दिया और हर पर्सन एक ही टास्क करेगा तो उस पर एक्सपर्ट होगा, ठीक है। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर के पास ना अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब पावर होनी चाहिए, अलॉन्ग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट के पास पावर ही पावर है, वो दबदबा है उसके पास, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या करेगा, पावर का मिसयूज करेगा, क्योंकि कोई काम तो है नहीं। इसीलिए भाई पावर के साथ साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है, और अगर जिम्मेदारी है तो पावर होना जरूरी है। डिसिप्लिन, इन्होंने बोला कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, कोई भी तमाशा नहीं चलेगा। दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड, की हर एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर, मतलब मेरा बॉस ही मुझे बस ऑर्डर देगा, मुझे 10 लोग ऑर्डर देने नहीं आ जाएंगे, अदरवाइज मैं काम चोरी करूंगी, मैं कहूंगी आपने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था, मैं कंफ्यूज हो गई किसका करूं। तो ये सब नहीं चलेगा भाई, मुझे मेरा एक ही बॉस ऑर्डर देगा और मुझे उसको फॉलो करना है। तो ये बात इन्होंने कह दी। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि वो एक्टिविटीज जिनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इन सब को बस एक मैनेजर लीड करे और एक प्लान के अंदर लीड करे। मतलब सारी एक्टिविटीज का एक प्लान हो, एक मैनेजर हो, और सब लोग मिलके उस प्लान और मैनेजर के अंदर क्या करे, काम करे। डायरेक्शन में क्या हो, यूनिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है उसको हम प्रायोरिटी देंगे अपने इंटरेस्ट के ऊपर। मान लो मुझे बोला गया कि जो 100 बॉक्स बनाएंगे उनको हम ज्यादा पैसा देंगे, बोनस चल रहा है 5000 का। मैंने क्या सोचा, वाओ कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी। मैं गई, उठा के सामान गंदी तरीके से बनाने लग गई, बर्बाद करने लग गई, सब
ये हो गया मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट मैंने क्या किया, साइड कर दिया। भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, उसका सामान सेफ रहे, बर्बाद ना हो, गोल अचीव हो जाए। मैंने क्या किया, कुछ नहीं सोचा, मैंने अपना सोचा। तो क्या ये होना चाहिए, वो जो मूवी में नहीं है ऐसे, मैंने अपना सोचा, तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन्होंने यही बोला यार आप पहले ऑर्गेनाइजेशन के हित को आगे रखिए, फिर अपने बारे में सोचिए। जहां आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, आपका फायदा है, वो मत करिए। क्लियर। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। सिंपल है यार, हर एम्प्लॉय को सही वेजेस दो, फेयर वेजेस दो, किसी में डिस्क्रिमिनेशन ना करो वेजेस के मामले में। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन्होंने बोला वो टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल के बीच में क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो पावर टॉप वाले के पास होनी चाहिए वो पावर टॉप वाला अपने पास रखे। ठीक है। स्केलर चेन की क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल से लोवेस्ट लेवल तक। अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गई, प्लीज स्लो डाउन कर लेना। ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि लाइन से अथॉरिटी में फ्लो करना चाहिए। मतलब जैसे ये है ना स्केलर चेन, ये टॉप वाला है, ये मिडिल वाला है, ये लोअर वाला है, तो ऐसे ऐसे जाए, बातचीत ऐसे हो, टॉप वाला मिडिल से करे, मिडिल वाला लोअर से बात करे। ठीक है। तो इन्होंने बोला एक चेन फॉलो होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल से लोवेस्ट लेवल तक। ऑर्डर, ये कह रहा है कि हर इंसान का हर जगह का एक ऑर्डर होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। मतलब ये बॉटल यहाँ रखी रहती है तो यहीं रखी रहे, मेरी डेस्क ये है तो मैं यहीं बैठी मिलूं। ठीक है। वो सामान वहां रखा है वहीं मिले। इससे क्या होगा, लोगों को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें पता होगा ये चीज वहीं रखी होगी, वहां जाके ले लो, मिल जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो ये चीज बोली कि एक जगह होनी चाहिए, राइट पोजीशन होनी चाहिए और राइट टाइम पे वो चीज वहीं मिल जाए। नेक्स्ट इज इक्विटी। सिंपल है यार, हर एम्प्लॉइज को, मैनेजर को इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं मेरा भांजा है, भतीजा है तो मैं क्या करूं, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दूं, ये नहीं करना है आपको। ठीक है। जस्टिस काइंडनेस के साथ सबको बराबर मानिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। जो लोग हैं, टेन्योर मतलब जो समय काल है, जो उसमें स्टेबिलिटी हो। भाई एम्प्लॉय मेरा छोड़ छोड़ के मत भागे, या मैं एम्प्लॉयज को ना निकालूं बार बार। इससे क्या होगा, काम सीख ही नहीं पाएगा बंदा, ट्रेंड हो ही नहीं पाएगा। मैं निकाल दूंगी, नया लाऊंगी, उसमें खर्चा करूंगी, उसको सिखाने में खर्चा करूंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन्होंने बोला कि लोगों को आप टिका के रखिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए जॉब की, इससे वो लॉयल भी होंगे तुम्हारे टूवर्ड। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाए कि वो इनिशिएट ले, वो नए आइडियाज दे। ये फिर है स्प्रिट डिकॉप कि मैनेजमेंट टीम स्प्रिट को प्रमोट करे, एम्प्लॉयज के अमंग यूनिटी रहे, कॉपरेशन रहे, सब मिलजुल के काम करें। तो 14 प्रिंसिपल है और इन 14 प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट की दुनिया में आग लगा दी। और तुम्हें ये 14 के 14 प्रिंसिपल पता होने चाहिए, हर प्रिंसिपल का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। एक बार और वीडियो चाहे देख लेना। ठीक है। तो बेटा जी ये था तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ऑफ दोनों चाचा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू एंड बाय।